फ्रेंड्स, आज हम रीजन आईएएस के जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और अब हम सब कैटेगराइजेशन देखेंगे ओबीसी की, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल देखेंगे, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट देखेंगे, 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, उसको देखेंगे। देन ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी बिल है 2021 का, एंड देन फॉरेस्ट राइट एक्ट देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास को देखेंगे। जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है जो 6 मंथ का जो टर्म है जस्टिस रोहिणी कमीशन का, जो कि एग्जामाइन करेंगे पॉसिबिलिटी सब कैटेगराइज करने की अदर बैकवर्ड क्लासेस को सेंट्रल लिस्ट में। ये 4 मेंबर कमेटी थी, कमीशन था, जो कि जस्टिस जी रोहिणी के द्वारा हेड करा जाता था। और इसको 2017 में कॉन्स्टिट्यूट करा गया है आर्टिकल 340 के अंदर। आर्टिकल 340 के अंदर हम जो बैकवर्ड क्लास हैं उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो मैंडेट क्या है इस कमीशन का, ये एग्जामाइन करेंगे कि एक्सटेंट क्या हो सकता है, कि बेनिफिट प्रोवाइड करें, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं 27% जो रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कास्ट है जो ओबीसी लिस्ट के अंदर आती है उसमें। एंड देन हम देख लेते हैं कि ओबीसी क्या होता है। ओबीसी एक एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, और ये एक बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजीनियस ग्रुप है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी सब कास्ट हैं, जातीज़ हैं, जो कि वेरी करती हैं सोसाइटल और इकोनॉमिक स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि जो ओबीसी है वो लैंड अर्निंग कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया में। पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, जो कि सब्सटेनेंस लेबर में रहती है। जो 2 लिस्ट होती हैं ओबीसी की, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट होती है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई करी जाती है, और ये सेंट्रल जॉब्स की क्वार्टर के लिए होती है। बल्कि स्टेट लिस्ट होती है वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेट प्रोवाइड करा जाता है, और ये लोकल रिजर्वेशन के लिए होता है, सिर्फ स्टेट के अंदर ही अवेलेबल होता है। देख लेते हैं हम क्यों ज़रूरत आन पड़ी है ये सब कैटेगराइजेशन करने की। जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वे लिमिटेड सेक्शन को ही प्रोवाइड हुआ है। जैसे कि रोहिणी कमीशन ने हाईलाइट करा था कि 2633 जो सेंट्रल लिस्ट ओबीसी हैं उसमें से 1900 जो कास्ट है वह इस प्रपोर्शनली बेनिफिट नहीं हुई है सब कैटेगराइजेशन से। और जो 1900 कास्ट हैं वह इस हाफ ऑफ दिस उन्होंने ये रिज़र्वेशन का बेनिफिट कभी भी हासिल नहीं करा है। और जो अदर हाफ है वह सिर्फ 3% रिज़र्वेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करा है। जो कमीशन है उसने हाईलाइट करे हैं कि जो 25% जो बेनिफिट है ओबीसी रिजर्वेशन से वे सिर्फ 10 सब कास्ट को ही मिले हैं। और जितने भी कम्युनिटी में देखा जाए तो जो कलियागर्स की कम्युनिटी है, ये सिकली गर्स हैं, सराइनास हैं, सरनियस है कम्युनिटी, जो कि ट्रेडिशनली शार्पन करते हैं नाइफ्स को। वह सेवरल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है इस कम्युनिटी की, जिनको कोई भी अभी तक रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं हुआ है। जो बेनिफिट्स हैं ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सब सेक्शन को ही मिल रहे हैं। जो रिसर्च ने सजेस्ट करा, जो मंडल कमीशन है उन्होंने रिकमेंड करा था कि इकोनॉमिकली जो बेटर पोजीशन है उनको ये ज़्यादा हेल्प करी है जो ओबीसी की कैटेगराइजेशन है, रेदर देन जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको नहीं करी है ये। अब हम देख लेते हैं बैकग्राउंड मंडल कमीशन का। 1990 में जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस करा था कि अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी उनको 27% रिजर्वेशन मिले। और उसमें एक सेक्शन भी ऐड कर दिया गया था आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो डिसीज़न था ये मंडल कमीशन रिपोर्ट है 1980, जो कि 1979 में सेटअप की गई थी और बीपी मंडल के द्वारा हेड करी गई थी। तो उनके द्वारा ये डिसीज़न बेस्ड है। जो मैंडेट है इसको मंडल कमीशन का वो था कि वो आइडेंटिफाई करे जो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ताकि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस कर सकें। जो रिकमेंडेशन है ओबीसी रिजर्वेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वे 1992 में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। और एजुकेशन जो क्वाटा है वह 2006 में आया था।
उससे पहले वो जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड करी थी 1992 में, और 2006 में एजुकेशन क्वाटा फोर्स में आया था। ये 15(4) के तहत आर्टिकल इसके तहत प्रोवाइड किया जाता है। जो बेनिफिट है जो मंडल कमीशन के, वह प्री पर्कुलेट कर सके, जो डाउन टोडन, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी में, उनको दिया जा सके। तो इसके लिए एक क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया भी इन्वॉल्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में। जो हाउस होल्ड है जिनकी इनकम 1 लाख रुपए हैं, 8 लाख रुपए हैं और उससे ज़्यादा है, वह क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं और वह एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के ओबीसी के अंडर। देन हम देख लेते हैं कि ये सब कैटेगराइजेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट है 1955 की, उन्होंने प्रपोज किया था कि सब कैटेगराइजेशन हो ओबीसी के बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में। मंडल कमीशन का रिपोर्ट था 1979 का, और जो डिसेंट नॉर्थ था, जो मेंबर थे उसके LR नाइक, उन्होंने भी प्रपोज किया था कि सब कैटेगराइजेशन हो इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस में। और 2015 में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्होंने प्रपोज किया था कि ओबीसी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करे जाएंगे। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो ग्रुप ए में है, जो कि बहुत ज़्यादा सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, और उसमें एबॉरिजिनल ट्राइब्स भी आते हैं, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी आते हैं, जो कि अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। देन बी में आते हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस, ये ग्रुप बी में आएंगे, इसमें वोकेशनल ग्रुप आएंगे, और जो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। देन ग्रुप सी आएगा जिसमें बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, और इसमें ये थोड़े ज़्यादा कंपैरेटिवली मोर फॉरवर्ड होते हैं। एनसीबीसी के नज़रिए से देखा जाए तो 11 स्टेट हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु के पास सब कैटेगराइजेशन है ओबीसी के रिजर्वेशन में स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशन में। तो हम चैलेंजेस देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होने में ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये जो इशू है, बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। ये एजिटेशन क्रिएट कर देता है बहुत सारे सेक्शन में ओबीसी में। देन इसमें ऑल्टर और अनरिलायबल एस्टिमेट यूज़ करे जा रहे हैं, बिकॉज जो कमीशन है वह रिकमेंडेशन दे रही है क्वेटा की विद इन द पॉपुलेशन फिगर 1931 सेंसस के तहत, और ये सोशो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है 2011 उसके तहत नहीं दे रही है। और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 500 न्यू कास्ट भी ऐड करे गए थे सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में। और 1931 का जो सेंसस है उसमें कोई भी पॉपुलेशन नहीं है इस एडिशन के लिए। द 1931 सेंसस का जो पॉपुलेशन उसमें पॉपुलेशन है प्रिंसली स्टेट की, जो कि रूल्स नहीं करी जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। देन हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल है सोशल और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की कि कितने ज़्यादा बैकवर्ड हैं सोशली, एजुकेशनली वेरियक। एंड देन हम देख ले हैं, बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होगी स्टैटिस्टिकली, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, कास्ट हैं, वेरिएशन है विद इन द कास्ट, स्टेट टू स्टेट वेरिएशंस हैं, और डाटा कलेक्शन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन हम देख लेते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट है 1993, उसके तहत इस्टेब्लिश किया गया था, और ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। और 300 अब ये आर्टिकल 338B में इंक्लूड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसकी की परफॉर्मेंस के ये जो ग्रेवियंसेस है उसको एड्रेस करने का काम करती हैं, जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस है, वायलेंस से रिलेटेड है, उसको भी देखती हैं। एंड देन ये इंक्वायर करती हैं जो भी कंप्लेंट्स होते हैं डिप्रिवेशन ऑफ राइट और सेफ गार्ड के लिए। अब हम देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। जो सब कैटेगराइजेशन हो रही है रिलेटेड बेनिफिट प्रोवाइड करे जाएँ ताकि ओबीसी को ये सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर ना हो, ये सिर्फ रिलेटिव बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए हो, और ये जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है, डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनको अवेल करा जा सके और फेयर शेयर दिया जा सके उनको क्वाटा में।
और रिवाइज़ करें जो क्रीमी लेयर सेलिंग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने डिमांड करी है जो इनकम सेलिंग है उसको फर्दर रिवाइज करा जा सके। और जो करंट लिमिट है ये अप टू डेट नहीं है जो एसोसिएटेड परचेजिंग पावर है उसके तहत। देन हम रिलेटेड डेवलपमेंट देख लेते हैं 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसकी। जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने आर्टिकल 338 बी को ऐड किया था और आर्टिकल 342 ए को ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आर्टिकल 338 बी है वह डील करता है स्ट्रक्चर को, ड्यूटीज़ को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए। और जो आर्टिकल 342 ए है इसमें 2 क्लॉजेस हैं जो कि प्रेसिडेंट को पावर देती है कि वे नोटिफाई कर सके जो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, और पार्लियामेंट को भी पावर देती है कि वे एल्टर कर सके जो सेंटर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट है। देन जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने भी अमेंडमेंट क्रिएट किया था 342 ए में, और उन्होंने एक थर्ड क्लॉज को ऐड किया था जो कि पावर को रिस्टोर करने का काम करते हैं स्टेट को, ये वह आइडेंटिफाई कर सके ओबीसी को उनकी स्टेट लिस्ट के रिस्पेक्ट में। देन हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रिमार्क किया था कि एक सिंगल लिस्ट हो ओबीसी के लिए जो कि इशू करी जाए प्रेसिडेंट को, और ये रिकमेंडेशन पे बेस हो एनसीडीसी की। आधा न्यूज़ देख लेते हैं जो ओबीसी है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वह क्वेटा हासिल करें ऑल इंडिया क्वेटा में स्कीम फॉर मेडिकल कोर्सेज में। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा है 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए और 10% क्वेटा ईडब्ल्यूएस के लिए ऑल इंडिया क्वेटा स्कीम के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टेट और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए। जो ऑल इंडिया क्वेटा स्कीम है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी 1986 में, और ये डोमिसाइल फ्री है, मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए फ्रॉम एनी स्टेट टू स्टडी गुड मेडिकल कॉलेज इन अदर स्टेट। इसमें 15% जो अंडर ग्रेजुएट सीट हैं और 50% जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसको रिजर्व करने की बात करी गई है क्वेटा के अंदर। एंड देन इनिशियली जो इसमें रिजर्वेशन जो ऑल इंडिया क्वेटा स्कीम है 2007 तक इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई है, और अब इसमें 15% एससी को दी जाती है, 7.5% एसटी को दी जाती है इस स्कीम में। देन हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल है, उसको देख लेते हैं। जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास किया था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 को, और ये अमेंड करेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का। तो अब हम देख लेते हैं बैकग्राउंड देख लेते हैं। जुवेनाइल एक पर्सन है जो कि 18 ईयर्स की एज से कम है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का वह एड्रेस करता है जो भी चिल्ड्रन हैं कॉन्फ्लिक्ट में लॉज के साथ, और चिल्ड्रन हैं जो कि जिनको ज़रूरत है केयर और प्रोटेक्शन की, एड्रेस करता है। और ये प्रोवाइड करता है जो जुवेनाइल का ट्रायल हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में जो कि एज ग्रुप 16 से 18 तक है, और उसको एडल्ट की कैटेगरी में गिना जाता है। जो एक्ट है ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2000 को उसको रिप्लेस करा था, और ये फुलफ़िल करता है इंडियाज़ के कमिटमेंट को कि वे सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चिल्ड्रन, द हाई कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन द रिस्पेक्ट फॉर इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 में। जो रिसेंट अमेंडमेंट है वह रिपोर्ट फाइल करी गई थी एनसीपीसीआर के अंदर 2018-19 में, और उसमें 7000 जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है चाइल्ड होम में वो इसमें सर्वे किए गए, और सेवरल इन एडुकेसी प्रिवेल की गई इस सिस्टम में उसको हाईलाइट किया गया। देन हम देख लेते हैं जो रिलेटेड प्रोविज़न है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, और जो फीचर है इस बिल के उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है एडॉप्शन के बारे में देखते हैं। जो एडॉप्शन है चाइल्ड का वह फाइनल वंस होता है सिविल कोर्ट में एडॉप्शन ऑर्डर के लिए। जो फीचर्स देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वह इशू कर सकते हैं एडॉप्शन ऑर्डर को बोथ फॉर इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए, ताकि इंश्योर हो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस का और अकाउंटेबिलिटी को एनहेंस करा जा सके। जो एडिशनल फंक्शन है डीएम के, वह एम्पावर करता है डीएम को, इसमें एडीएम भी इंक्लूडेड है, कि इफ़ेक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और मॉनिटर करें जो भी फंक्शन है वेरियस एजेंसी का जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट।
ये एम्पावर भी करता है कि सुपरवाइज़ करा जा सके डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट को एक कंडक्ट करा जाए क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ CWS एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। एंड अपील्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें कोई भी अपील नहीं थी जो कि ऑर्डर करा जाता था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा कि जो पर्सन है वह चाइल्ड नहीं है इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जो ये बिल है इस प्रोविज़न को रिमूव करता है और ये अपील प्रोवाइड करता है। जो एनी पर्सन है जो एग्रीव्ड हो जाता है एडॉप्शन ऑर्डर से जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किया गया है, वह अपील फाइल कर सकता है बिफोर डिविजनल कमिश्नर। 30 दिन के अंदर उसे फाइल करना पड़ता है और ये जो अपील है वह उसको डिस्पोज करेगा विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील। देन हम सीरियस ऑफेंसेस के बारे में देख लेते हैं। जो इस एक्ट में था उसमें जो सीरियस ऑफेंसेस है उसको इस तरह कैटेगराइज करा जाता था। सबसे पहले इसमें हीनियस ऑफेंसेस आते थे जिसमें मिनिमम पनिशमेंट होती थी 7 ईयर्स की अंडर IPC। देन इसमें सीरियस ऑफेंसेस आते थे, इसमें 3 to 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती थी। और पेटी ऑफेंसेस आते थे, इसमें 3 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट होती थी। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वह इंक्वायर करेगा अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ अ सीरियस क्राइम ऑफेंस। एंड इसमें रीडिफाइन करा गया है सीरियस ऑफेंस को जो बिल है। और इसमें जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है वह इसमें टर्म दी गई है 3 to 7 ईयर्स की। जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है उसमें 7 ईयर्स की है, बट नो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 ईयर्स अलाउड। ये जो रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट की शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस उसके तहत हुई है। देन हम डेजिग्नेशन देख लेते हैं कोर्ट की। जो भी ऑफेंसेस है चिल्ड्रन के लिए जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर्स, वह चाइल्ड उसको ट्राई करा जाएगा जो चिल्ड्रन कोर्ट है उसके तहत, जो कि एक सेशन कोर्ट के इक्वलेंट ही माना जाएगा। और जो अदर ऑफेंसेस हैं जिसमें जब लेस देन 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट के हैं उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई करे जाएंगे। और इसमें जो बिल है उसमें ये प्रोवाइड करा गया है कि जो भी ऑफेंसेस हैं इस एक्ट में वह ट्राई करे जाएंगे चिल्ड्रन कोर्ट्स में, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट को इसमें अलाउड नहीं करा गया है। एंड देन हम ऑफेंसेस देख लेते हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं। जो एनी ऑफेंसेस जो भी एक्ट इस एक्ट के तहत होते हैं और जो पनिशेबल हैं विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 to 7 ईयर्स उसको कॉग्निजेबल माना गया है। वहाँ पे अरेस्ट अलाउड है विदाउट वारंट एंड वो उसमें नॉन बेलेबल है। जो भी और इस बिल के तहत जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल माने गए हैं और नॉन बेलेबल माने गए। एंड देन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में देख लेते हैं। स्टेट को मस्ट अपने पास ये कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए 1 or more चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कि डील करेंगे जो चाइल्ड हैं केयर के लिए प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें सर्टेन क्राइटेरिया भी प्रोवाइड करा जाएगा कि हम अपॉइंट करें जो मेंबर हैं CWC के लिए। और जो मेंबर है ये हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन में जो कि एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए हैं उसके लिए। और जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन है विद डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, लॉ और सोशल वर्क। देन स्टिपुलेटेड सर्टेन जो बिल के तहत है सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CWC मेंबर्स। और इसमें जो भी पर्सन है वे एलिजिबल नहीं होंगे एज अ मेंबर ऑफ जिनका पास्ट रिकॉर्ड है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, जो कि कन्विक्ट करे गए हैं इन्फ्लुएंसेस रिलेटेड टू मॉरल टर्पाइड और जो भी रिमूव करे गए हैं डिसमिस किए गए हैं सर्विस से ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी इंडल्ज हैं चाइल्ड अब्यूज़ में और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर और इमोरल एक्ट। और जो भी कोई पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट में। बेनिफिट देख लेते हैं हम इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत फास्टर अडॉप्शन होगा। जो भी सिग्निफिकेंट डिले हो जाती हैं अडॉप्शन केसेस में उसको जल्दी करा जाएगा। अप्रैल 2015 से लेकर जो मार्च 2018 के 19,000 चिल्ड्रन अडॉप्ट किए गए हैं और 320 अडॉप्शन पर मंथ हुए हैं। और जो जुलाई 2018 का देखा जाए तो 629 जो अडॉप्शन केसेस है वे पेंडिंग है कोर्ट के अंदर।
तो फिर इस बिल के तहत जल्दी से जल्दी जो ऑर्फन्स हैं वह अडॉप्ट करे जाएंगे। एंड देन ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को, बिकॉज इसमें जो हीनियस क्राइम है, सीरियस क्राइम है, उसको क्लेरिफाई कर दिया गया है और जो चिल्ड्रन को इंश्योर करा गया है कि वह जल्दी से जल्दी प्रोटेक्ट किए जाएं और उसको एडल्ट जस्टिस सिस्टम से बाहर रखा जाए और इसमें स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो। जो डीएम है, एडीएम है, वो मॉनिटर करेगा जो फंक्शन है वेरियस एजेंसी के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट के। ये जो बिल है ये डीएम के रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर वह जितने भी प्रकार के नॉर्म्स एंड प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करें। और जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो 17 आउट ऑफ 35 स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ में देखा जाए तो उनके पास बेसिक स्ट्रक्चर है, बॉडी रिक्वायर है जो इस एक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन हम कंसर्न देख लेते हैं कि इस बिल के रिगार्डिंग क्या कंसर्न्स दिए गए हैं। हम इश्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग बिल, कंसर्न्स देख लेते हैं। ये ओवरबर्डनिंग कर रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये जितने भी वेलफेयर की जिम्मेदारी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर लाके खड़ा कर रहा है और इसकी वजह से वह ओवरबर्डन हो चुके हैं और इसकी वजह से वाइडर रिपरकशन हो सकता है चाइल्ड वेलफेयर में। देन इन एडुकेसी कैपिटेंसी है, बिकॉज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं वे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं और जो ये गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, ना कि वेलफेयर के लिए। जैसे कि हम कंट्रीज़ देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस एंड सेवरल स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वह एडॉप्शन ऑर्डर हैं सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही इशू करे जाते हैं। कंसर्न रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर, जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल है वह एग्जीक्यूटिव के ऊपर लाके किया गया है। ये सीरियस इम्प्लीकेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। देन अब हम देख लेते हैं इश्यूज़ विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देखते हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट देखा जाए, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हैं अगर उनके रिव्यू देखा जाए, एक्सरसाइज ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट ने नोट किया है जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है वे फेल कर रहे हैं कि वह बेसिक सर्विस प्रोवाइड करें एंड टू द चिल्ड्रन, जैसे कि इंडिविजुअल बेडिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट। डिस्पाइट रजिस्ट्रेशन ओनली 32% ऑफ द टोटल अक्रॉस वर रजिस्टर्ड। एंड जो NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 1.5% जो CCI है वह कन्फर्म नहीं करते रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को। 29% के पास मेजर शॉर्ट कमिंग है इन देयर मैनेजमेंट। एक सिंगल CCI भी नहीं ऐसी है जो 100% कंप्लेंट को फाइन करती है अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एंड लिमिटेड कैपेसिटी है इन इंस्टीट्यूशन की। जो स्टैंडिंग कमेटी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की 2015 में उन्होंने नोट किया है कि जो CWC है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके पास लैक अथॉरिटी है कि वह अपने फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर सकें और वह स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज उनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक फंड है, तो फिर वो जो अपना एक्शन लेने में डिले करते हैं और उनके जो एक्शन है वो लिमिटेड है। और जुवेनाइल जो कॉन्फ्लिक्ट है लॉ में, जो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है अरेस्टेड हैं वो 33,000 से लेकर 2009 में 38,000 तक इंक्रीज़ हो चुके हैं और इसमें 15% इंक्रीज़ देखा गया है। और जो चिल्ड्रन है 16 to 18 ईयर्स में वह ज़्यादातर इसमें मेजॉरिटी में अरेस्टेड होते हैं। और जो पेंडेंसी केसेस की जुवेनाइल जो कॉन्फ्लिक्ट में लॉ है वह इंक्रीज़ गई है 43% से लेकर 51% तक 2019 में। जो टोटल नंबर ऑफ़ कन्विक्शन है वो डिक्रीज़ करा गया है 52% से लेकर 2009 में टू 43% इन 2019 में। और इसकी जो एक्विटेल है बस लो है बिलो 10%। अब हम कंक्लूज़न देख लेते हैं। जो नॉट विथस्टैंडिंग कंसर्न है मेंशन अबव, ये जो बिल है ये एक्सेप्टेड करता है कि एड्रेस करे जो भी डिफ़िकल्टी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। ये पावर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीएम की उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है और ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। जो स्कोप है सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये फर्दरली इंक्रीज़ करता है चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन को, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है
कि प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो, डॉक्यूमेंटेशन जो कैरी किए जाते हैं जितनी भी एजेंसी है उनमें ट्रांसपेरेंसी हो फाइनेंस को लेके, कंप्लेंट को लेके। एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, सेंसिटिवली और इफ़ेक्टिवली डील कर जा सके, ताकि वे चिल्ड्रन की प्रॉब्लम को, उनकी इश्यूज़ की, उनकी नीड के लेके कंसर्न और उनकी सेफ्टी को लेके। दैन नेटवर्किंग और कोऑर्डिनेटिंग, जो भी लिंक है एक्सटर्नल एजेंसी और इंडिविजुअल का, जो भी एक्सपर्ट है इस चाइल्ड केयर के जो एरियाज़ में, उनको इनकरेज करा जा सके और ये मैंडेटरी करा जा सके जहाँ भी एप्लीकेबल हो। सो ये हमारा जुवेनाइल जस्टिस जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में जो भी हमने प्रोविज़न है ये देख लिए हैं। सो अब हम ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरस्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।